ओके। देखिए, एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट का डिफिनेशन क्या रहेगा? जब तक रिएक्शन मेंशन नहीं है तब तक एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट इक्वल टू टोटल यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड व्हाट? एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट। फॉर एग्जांपल, सपोज कि जस्ट मैंने आपसे पूछा कि एन फैक्टर ऑफ NaCl, तो एन फैक्टर ऑफ NaCl में सॉल्ट है तो इसको कटायन और अनायन में तो आप ब्रेक कर सकते हैं, समथिंग लाइक दिस, Na प्लस एंड Cl माइनस। तो इस सॉल्ट में टोटल यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज नहीं, ऑब्वियसली टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज पूछेंगे तो +1 यूनिट ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, राइट, 1 प्रोटॉन का चार्ज। बट यहाँ पे टोटल यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज कितना है? 1। तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, समझे? वैसे ही सोडियम सल्फेट का एन फैक्टर क्या बोलेंगे? व्हाट इज द एन फैक्टर ऑफ सोडियम सल्फेट? टोटल एक पे नहीं, टोटल इस सॉल्ट में। और एन फैक्टर डिफाइंड फॉर हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स? 1 मॉलिक्यूल। तो इसका 1 मॉलिक्यूल में टोटल यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। तो आप सोडियम सल्फेट को ऐसे तो ब्रेक करके देख सकते हैं ना, 2Na प्लस एंड SO4 2 माइनस, राइट। इसमें टोटल यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज कितना है? 2, या टोटल यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज कितना है? 2। दैट्स वाई इसका एन फैक्टर कितना रहेगा? 2 रहेगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल, एल्युमिनियम सल्फेट, बोलिए हाउ मच एन फैक्टर? एक मिनट, हम लोग 9th या 10th क्लास में सॉल्ट का फार्मूला लिखने के लिए ऐसे सीखे हैं, राइट। इसको किसी भी सॉल्ट का कटायन को बोलते हैं बेसिक रेडिकल और उसके अनायन को बोलते हैं एसिड रेडिकल, इज इट राइट? तो इसका वैलेंसी कितना है? 1। और इसका वैलेंसी कितना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे नहीं, तो इसका फार्मूला क्या बनता है? Na3PO4, इज इट राइट? तो भाई इसका वैलेंसी ये दिखेगा और इसका वैलेंसी सल्फेट का वैलेंसी किसी एक पार्टिकुलर एलिमेंट का भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम का भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, सल्फेट कोई एक एलिमेंट है या ग्रुप ऑफ एटम है? ग्रुप ऑफ एलिमेंट। तो सल्फेट का वैलेंसी यहाँ पे कितना है? 2। दैट्स वाई इस फार्मूला में एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 और सल्फेट का वैलेंसी, तो एल्युमिनियम पे हाउ मच अमाउंट ऑफ यूनिट चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 एल्युमिनियम? 3 ना। तो 2 एल्युमिनियम पे कितना रहेगा? 6। तो इसका एन फैक्टर कितना होगा? 6 हो जाएगा, समझे? तो हम लोग किसका किसका एन फैक्टर सीख लिए एवरीवन? एसिड का, बेस का एंड सॉल्ट का। और एसिड का आपने क्या सीखा है? मैंने क्या सिखाया था एसिड का? कि सर एसिड अगर पॉलीबेसिक एसिड रहेगा जिसके 1 मॉलिक्यूल में मोर देन 1 एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा, राइट,
तो उस केस में अगर आपको n फैक्टर पूछा जाएगा एंड इफ रिएक्शन इज नॉट मेंशन इन द प्रॉब्लम देन व्हाट, मैक्सिमम बेसिसिटी ऑफ एसिड शुड बी टेकन एज n फैक्टर, राइट। लेकिन इफ रिएक्शन इज मेंशन देन व्हाट, अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, करेक्ट है ना। ओके देखिए अभी n फैक्टर बहुत जगह मिलते रहेगा। फॉर एग्जांपल संडे को आप कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो हम लोग रिडॉक्स के चैप्टर में n फैक्टर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट ये भी देखेंगे, करेक्ट ना। चलिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, मास बाय, करेक्ट, एंड इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या था, मॉलिक्यूलर वेट और डिवाइड बाय व्हाट, n फैक्टर, करेक्ट ना। फर्स्ट फाइंड आउट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इन 200 ग्राम ऑफ NaCl। यहाँ देखिए रिएक्शन मेंशन है नहीं, तो सॉल्ट का यहाँ पे NaCl का n फैक्टर कितना रहेगा, फर्स्ट बोलिएगा 1, करेक्ट। तो मॉलिक्यूलर वेट बाई 1 एंड व्हाट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl कितना 58.5 और डिवाइड बाई 1, देन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हो जाएगा 200 बाई 58.5। कैलकुलेशन कर लेंगे, सॉल्व कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन, क्या मैंने H2SO4 के लिए यहाँ पे कोई रिएक्शन मेंशन किया, देन व्हाट इज द n फैक्टर ऑफ H2SO4, n फैक्टर ऑफ H2SO4 कितना लेंगे, if reaction is not mentioned then maximum basicity of acid, and what is the maximum basicity of H2SO4, H2SO4 का 1 मॉलिक्यूल मैक्सिमम कितना H प्लस दे सकता है, 2, तो इसका कितना पकड़ेंगे, 2 लेंगे। तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा एवरीवन, मॉलिक्यूलर वेट बाई 2, व्हाट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4, 98 बाई 2, हाउ मच, 49 ग्राम, करेक्ट ना। तो क्या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आप निकाल पाएंगे, मास बाय क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट, कितना हो जाएगा
150/49 ऑलमोस्ट 3 पॉइंट समथिंग। कैलकुलेट हो जाएगा 3 पॉइंट कितना, हाउ मच, 05 04। क्या हम लोग नॉर्मलिटी का फार्मूला लिखे थे? ओके क्वेश्चन पढ़ी तो मैंने क्या लिखा, फाइंड आउट नॉर्मलिटी ऑफ NaOH इफ 100 ग्राम ऑफ NaOH dissolve in 1.5 liter of solution. Is it any reaction is mentioned in the problem? Then what is the N factor of NaOH? 1। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट द रिक्वायरमेंट। तो सर रिक्वायरमेंट है कि अगर मुझे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मिल जाए, करेक्ट, तो उसको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर से डिवाइड कर देंगे, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिया हुआ है, तो व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH, मॉलिक्यूलर वेट आर डिवाइड बाय हाउ मच, N फैक्टर, इज इट राइट। और मॉलिक्यूलर वेट NaOH का कितना है, वेरी गुड, 40 बाई कितना लिखे, जल्दी सलो का रिप्लाई आना चाहिए। ए मोनो एसिडिक बेस है NaOH, राइट, इसका 1 मॉलिक्यूल कितना OH माइनस देगा, वो 1 देगा। देन व्हाट इज N फैक्टर ऑफ NaOH, 1 ना। 40/1। किनका किनका आज फर्स्ट डे है ऑफलाइन क्लास, तो आप लोग कंफर्टेबल फील करो, ऐसा नहीं कि हाँ फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। तो ऑनलाइन में तो देख रहे थे ना, मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है राइट। तो 40/1 इक्वल टू 40। और देखिए मैं भी आपको फोर्स नहीं करूंगा, बट ऑफलाइन क्लास इज मच बेटर विथ रिस्पेक्ट टू ऑनलाइन, राइट। और क्लासरूम बड़ा है तो आपका सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन रहेगा। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप साथ में बैठना चाहते हैं या दो एक बेंच पे, बट थोड़ा मेंटेन कीजिएगा, थोड़ा सेफ्टी रखना है। बट मैं थोड़ा मोटिवेट भी करूँगा कि आप आना स्टार्ट कीजिए, आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। चलिए, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू व्हाट, 100/40 कितना होगा एवरीवन, 2.5 ना। देन व्हाट इज द नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी इक्वल टू 2.5 बाई कितना लीटर, 1.5 कितना हो गया, 5/3 1.6 इज क्या, N, करेक्ट। अच्छा, और इसी क्वेश्चन में अगर मैं मोलरिटी पूछता, मान लेते हैं इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ NaOH। तो नॉर्मलिटी और मोलरिटी में क्या रिलेशन था,
n फैक्टर इंटू मोलरिटी, और आप नॉर्मिटी निकाल चुके हैं और n फैक्टर 1 है, तो क्या नहीं लगता कि नॉर्मिटी यहाँ पे मोलरिटी बन जाएगा? इफ n फैक्टर इक्वल टू 1 देन नॉर्मिटी बिकम्स इक्वल टू व्हाट? तो यहाँ पे मोलरिटी भी कितना रहेगा NaOH का? 1.66. Is it right? Find out molarity and normality of H2SO4. Do it fast. If percentage weight by volume of solution equal to 30% and density of solution equal to 1.2 gram per ml, then find out molarity and normality. चलो सॉल्व कीजिए। हो गया, वेरी गुड। देखिए कैसे सॉल्व किए हैं। क्या लिए हैं? 100 लीटर। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। आराम से नहीं।
कोई बात नहीं आता है, मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि जो भी क्वेश्चन परसेंटेज वेट बाई वेट और परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम और डिफिनेशन को पकड़ के रखना है। और जब ऑनलाइन में भी रहते हैं और नहीं आता है तो उस टाइम पे पूछना है। जब तक आप लोग मुझसे पूछेंगे नहीं तब मुझे मैं क्या सपोज करूँगा कि आपको समझ में आ गया, राइट। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन या परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम बताने का मतलब क्या है कि सॉल्यूशन ऑलरेडी बना हुआ है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए गिवन सॉल्यूशन डज नॉट डिपेंड ऑन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपकी मर्जी है आप क्या लेकर, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे हिंट दूंगा कि परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम रहेगा तो आप वॉल्यूम लेकर स्टार्ट करें, और परसेंटेज वेट बाई वेट दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, परसेंटेज वेट बाई वेट, या कुछ भी लेकर सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा ही। तो मान लेते हैं कि अगर वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता है तो सबसे आसान क्या रहेगा, 1 लीटर मानिए। तो लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 1 लीटर मीन्स हाउ मच ml, 1000 ml, करेक्ट ना। और परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम का क्या डिफिनेशन था, याद कीजिए, मास ऑफ सॉल्यूट, वेरी गुड, इन व्हाट, डिवाइडेड बाई इन ml। फार्मूला देखिएगा अभी, किसमें था, ml में, आई इंटू व्हाट, 100, ये दिया हुआ था, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ठीक है। और ये कितना परसेंट दिया हुआ था, 30%। इसका मतलब है कि मास ऑफ सॉल्यूशन, तो आप लिए कितना है, मास ऑफ सॉल्यूट और डिवाइड बाई कितना ml लिखा है यहाँ पे, 1000 इंटू व्हाट, 100। देन मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, सॉल्यूट इक्वल टू 300 वाट ग्राम, करेक्ट है ना। और हम लोग को निकालना क्या है सर, हम लोग को निकालना है मोलरिटी और नॉर्मलिटी, राइट। मोलरिटी, अगर हम लोग मोलरिटी निकाल लेंगे तो नॉर्मलिटी निकल जाएगा, करेक्ट ना। तो कोई एक निकाल लेते हैं, दोनों को 1 बाई 1 निकालने का रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई एक निकालेंगे दूसरा n फैक्टर से n फैक्टर का यूज से निकल जाएगा। मोलरिटी का क्या डिफिनेशन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, करेक्ट। इस क्वेश्चन में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन का कोई मतलब था, डेंसिटी ऑफ मोलरिटी तक निकालने के लिए क्या आपको डेंसिटी का यूज आया, डेटा दिया हुआ था, एग्री, बट उसका कोई यहाँ पे यूज नहीं है। तो मास ऑफ सॉल्यूट 300 ग्राम, तो क्या नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे इफ सॉल्वेंट इज नॉट मेंशन देन व्हाट, सॉल्वेंट वाटर लेंगे, और मेरा यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, H2SO4, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा, 300 बाई व्हाट, 98, करेक्ट ना। तो मोलरिटी कितना हो जाएगा एवरीवन, सर 300 बाई 98, तो ऊपर में अगर मोल लेते हैं तो नीचे में क्या लेना पड़ेगा, लीटर, और कितना लीटर आपने माना है, 1, तो यही तो होगा मोलरिटी। तो 300 बाई 98 हाउ मच, 3.04 m, इज इट राइट। एंड इफ रिएक्शन इज नॉट मेंशन देन n फैक्टर ऑफ H2SO4 कितना पकड़ेंगे, 2, तो क्या यहाँ से नॉर्मलिटी निकल जाएगा, नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होगा, n फैक्टर इंटू मोलरिटी, करेक्ट ना। मतलब 2 इंटू 3.04 कितना, 6.08 n, समझ गए, हो जाएगा ना।
सॉल्यूशन समझ में आया है? ओके, नोट डाउन। देखिए, जितना सिस्टमेटिक तरीके से मैं चलता हूँ चीज़ों को लेकर, वैसे ही आपको भी काम करना है। करेक्ट? इसको हटाएं, नोट कर लीजिए। ऑनलाइन स्टूडेंट, हेलो एवरीवन। ऑनलाइन वाले बोलते ही नहीं है, सबसे प्रॉब्लम ये है। इसको हटाया जाए? ओके, आप लोग लिख लिए ना? ओके, अब हेडिंग बनाइएगा। क्या एक क्वेश्चन का और प्रैक्टिस कर लिया जाए? लिखिए तो। फर्स्ट क्वेश्चन, मोलरिटी सेकेंड क्वेश्चन, नॉर्मलिटी थर्ड क्वेश्चन, मोललिटी फोर्थ क्वेश्चन, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम फिफ्थ क्वेश्चन, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4। टेक योर टाइम, आराम से सॉल्व कीजिए इसको। वहाँ शिफ्ट कीजिए तो। आपके पास कॉन्सेंट्रेशन का असाइनमेंट है, हार्ड कॉपी? किनके पास नहीं है? ठीक है। एक मिनट, डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, सबको देना है।
सबको सॉल्व करना है, सबको कॉपी चेक करूंगा अभी। इस टाइप का बहुत प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ, राइट? कम से कम 5 या 6 प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, करेक्ट ना? 13 और चाहिए, ले आइए, 15 निकाल लीजिएगा। कॉन्सेंट्रेशन ये लेके जाइए। बोले एन फैक्टर क्या लेंगे? रिएक्शन आपको दिया हुआ है, देन व्हाट इज द एन फैक्टर ऑफ H2SO4? 2। ओके, और दिया हुआ क्या है? परसेंटेज वेट बाई वेट। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ परसेंटेज वेट बाई वेट? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। यस, तो क्या माना जाए? जो आप मानिएगा उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। इफ परसेंटेज वेट बाई वेट इज गिवन, इसका मतलब सॉल्यूशन ऑलरेडी बना हुआ है, राइट? और फॉर ए गिवन सॉल्यूशन कोई भी एक कॉन्सेंट्रेशन देकर, फॉर कन्वर्सन ऑफ वन कॉन्सेंट्रेशन इनटू अदर, तो वन कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ तो वहां से दूसरा कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगा। तो जो आप बोलेंगे उसी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। बोलिए क्या माना जाए? ओके, लेट मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू व्हाट? 1 kg, मतलब कितना ग्राम? 1000 ग्राम। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट व्हाट द मास ऑफ सॉल्यूट? मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लेंगे, कितना ग्राम हो जाएगा? वेरी गुड, 400 ग्राम। इज इट राइट? तो अब 1 मिनट रुकना है। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट मास, यहाँ पे देखना है, मास ऑफ सॉल्यूशन है, टोटल सॉल्यूशन का मास आपने माना है 1000 ग्राम, और सॉल्यूट का मास आपको पता हो गया, तो क्या सॉल्वेंट का मास निकल जाएगा? राइट? देन व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्वेंट? क्वेश्चन का आंसर नहीं लाना है, कहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा 1000 माइनस 400। इज इट राइट? यहाँ तक समझ में आ गया? ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 कितना? 400 बाई 98। कैलकुलेशन बाद में कर लेंगे, राइट? अब नेक्स्ट यहां देखिए, मोलैलिटी का क्या डिफरेंशियल होता है? फार्मूला मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय सॉल्यूशन या सॉल्वेंट इन केजी, करेक्ट? तो आपको नहीं लगता कि सॉल्वेंट का मास केजी में पता है 0.6 kg? नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अगर मैं इस प्रॉब्लम में सिर्फ मोलैलिटी पूछता तो क्या आपको डेंसिटी का रिक्वायरमेंट था? यस, नहीं था। एग्री? इसका मतलब किस क्वेश्चन में क्या चाहिए और क्या ना चाहिए आप ऑब्जर्व करते चलिए, कि ये जो ऑब्जर्वेशन रहेगा वही तो मेन एग्जाम में आपको काम में आ जाएगा, राइट? हो सकता है कि अदरवाइज आपके दिमाग में रहेगा ओके ऑलवेज डेंसिटी चाहिए होगा,
बट अगर परसेंटेज वेट बाई वेट दिया और सिर्फ मोलरिटी निकालना रहता, देन नो नीड टू गिवन द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, इज इट राइट? और अगर दिया हुआ भी है, दिया हुआ है या नहीं, आप आगे बढ़िए। अगर रिक्वायरमेंट है तो देखेंगे कि है या नहीं है दिया हुआ, नहीं रिक्वायरमेंट है तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे, राइट? देन मोलरिटी का क्या फॉर्मूला होगा? मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और डिवाइड बाई क्या 0.6 लिख दे, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आप निकाल चुके हैं 400/98 और डिवाइड बाई 0.6। देखिए तो क्या सही है, कितना हो जाएगा 400/0.6 इंटू 98, और यूनिट क्या रहेगा मोल पर केजी। बट मोल किसका और केजी किसका? मोल सॉल्यूट का और केजी किसका? सॉल्वेंट का। इज इट राइट? मोलिटी तो निकल चुका, यहां तक आइए, इसको हटाएं। अब एक मिनट, अब नेक्स्ट है कि सर मुझे निकालना है मोलरिटी। मोलर फार्मूला सबसे पहले याद रहना चाहिए, तभी आपको रिक्वायरमेंट होगा कि क्या आपको चाहिए होगा, राइट? मोलरिटी का क्या फार्मूला? यस। क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपको पता है? बस सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकल जाए लीटर में तो काम बन जाएगा, राइट? क्या वॉल्यूम पता है? नहीं पता है। क्या वॉल्यूम निकाल सकते हैं? कैसे? डेंसिटी इक्वल टू व्हाट? मास बाय वॉल्यूम, राइट? देन वॉल्यूम इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। मास आपने कितना माना है? मतलब 1000 ग्राम, करेक्ट? और डेंसिटी किस में दिया हुआ है? बोलना है ग्राम पर ml। तो भाई यहाँ पे आप लिखिएगा 1.2 ना, 1.2 ग्राम, तो ग्राम और ग्राम कैंसिल, तो बच्चे वॉल्यूम किस में आएगा आपको? ml में आएगा यहाँ पे, राइट? इसका मतलब है कि वॉल्यूम हो गया। अरे वॉल्यूम किसका है? डेंसिटी सॉल्यूशन का ले रहे हैं, मास सॉल्यूशन का ले रहे हैं, तो वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का रहेगा 1000/1.2 ml। क्या इसको लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाउ मच लीटर? 1/1.2 लीटर, इज इट राइट? ml को 1000 लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे तो बचेगा कितना? 1/1. तो आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर निकल गया। मोलरिटी के लिए यहाँ पे पुट कर दीजिए। क्या मैंने सही लिखा? हाँ या ना? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये कितना हो जाएगा? 400/98 इंटू 1.2/1। कैलकुलेशन पार्ट आपका कैलकुलेट कर लेंगे। ओके। और इसका यूनिट क्या रहेगा? मोल किसका, लीटर किसका? मोल रहेगा सॉल्यूट का, लीटर किसका रहेगा? सॉल्यूशन का, नॉट सॉल्वेंट, सॉल्यूशन का, राइट? ओके। यहाँ तक ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, बहुत क्रिस्टल क्लियर है। डू वन थिंग कि जितना भी इस टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं करवाया हूँ प्रीवियस लेक्चर में, कम से कम 10 क्वेश्चन तो इस टाइप का ले लिया हूँ। सारे क्वेश्चन को कम से कम 2-2 बार बनाइए घर पे जाकर। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको समझ में नहीं आएगा, और नहीं समझ में आता है तो उसका वीडियो लेक्चर फॉलो कीजिए, डैम श्योर समझ में आ जाएगा, ठीक है? मतलब गिव अप नहीं करना है कि आप नहीं समझ में आएगा तो लेक्चर सपोज बाद में देख लेंगे, बाद में दूसरा चैप्टर आ जाएगा और हर चैप्टर अपना ग्रेविटी लेकर आएगा, राइट? वो अपना इंपॉर्टेंस रखेगा ना। ऐसा थोड़ा है कि नेक्स्ट आने वाला चैप्टर इससे लाइट रहेगा। जैसे सिलेबस आगे जाएगा तो उस चैप्टर में और भी कॉन्सेप्ट बढ़ते जाएगा। और फिजिकल केमिस्ट्री में आपका 10 चैप्टर है और सारे फिजिकल केमिस्ट्री का बैकबोन है मोल कॉन्सेप्ट। ये सारा टर्म आगे आएगा। मतलब अगर यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है तो वीडियो देखिए, बनाया हुआ प्रॉब्लम को क्लास में फिर से बनाइए। नहीं समझ में आता है मुझसे टाइम लीजिए, बट उसको क्लियर करिए अभी, ठीक है? बोलिए, मोलरिटी निकल गया था, क्या नॉर्मेटिव बता पाएंगे? कैसे सर? इन्हें तक ये बहुत बढ़िया फार्मूला है, आ गया हाथ में।
इक्विवेलेंट वेट निकालने का रिक्वायरमेंट है नहीं, अगर मोलरिटी पता चल गया, राइट, तो नॉर्मलिटी इक्वल टू व्हाट, एन फैक्टर इनटू व्हाट, मोलरिटी। अब मोलरिटी हम लोग निकाल चुके हैं, 2 इंटू हाउ मच, दिस वन ना, 400/98 इंटू 1.2। इसका यूनिट क्या रहेगा, इक्विवेलेंट पर लीटर। क्या रहेगा, इसका इक्विवेलेंट किसका और लीटर किसका, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सॉल्यूट का, और पर लीटर, लीटर किसके लिए स्टैंड करता है, सॉल्यूशन के लिए, इज इट राइट, ओके। और क्या निकालना था, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। व्हाट द डिफिनेशन ऑफ परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वेट, बोलिए, मास ऑफ सॉल्यूट इन और डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ इन ml इंटू व्हाट, 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम कितना था, 400 ना। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml कितना था, दिस वन, 1000/1.2, करेक्ट, इंटू कितना, 100। देखिए तो मैंने सही कैलकुलेट किया, ठीक है ना। तब 40 इंटू 1.2 कितना, 48%, 48% परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। नेक्स्ट क्या निकालना था, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 का क्या डिफिनेशन रहेगा, बोलना स्टार्ट कीजिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ और डिवाइड बाय टोटल मोल, राइट। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 कितना, 400/98 और डिवाइड बाय 400 बाय, अब प्लस व्हाट इज द मोल्स ऑफ H2SO और व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, 600 ग्राम बचा था ना। मास ऑफ सॉल्यूट था कितना, 400 ग्राम, जितना आपने मान के चला। तो मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे 600, और सॉल्वेंट अगर नहीं मेंशन किया हुआ तो क्या लेंगे, वाटर। 1 मिनट, ये निकालने के डेंसिटी का रिक्वायरमेंट था, नहीं था, करेक्ट, क्योंकि सर डेंसिटी, तो डेंसिटी का कहाँ पे रिक्वायरमेंट हुआ, वॉल्यूम निकालने में। विदाउट नोइंग द डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन कैन वी फाइंड आउट द मोलरिटी या नॉर्मलिटी, नहीं फाइंड आउट कर सकते थे। लेकिन मोलरिटी या मोल फ्रैक्शन हम लोग फाइंड आउट इस प्रॉब्लम में कर सकते थे, करेक्ट है ना, ओके। तो देखिए एक कॉमन सेंस की बात है, ध्यान सुनिएगा। मोटा मोटी आपको क्या मिलते रहेगा कॉन्सेंट्रेशन में, 1 मिनट, ये रहेगा, है ना, ये रहेगा, बिल्कुल पजल नहीं होना है। और क्या रहेगा, मोलरिटी रहेगा, और क्या रहेगा, नॉर्मलिटी रहेगा, एग्री ना। और उसके बाद क्या रहेगा, जो जनरली आपको मिलेगा, ठीक है, मोलरिटी रहेगा, और क्या रह सकता है, डेंसिटी रहेगा, डेंसिटी इज ऑल्सो काइंड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, और मोल फ्रैक्शन रहेगा सॉल्यूट का। तो आपको नहीं लगता है कि इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 में से कोई भी एक देकर, कोई भी एक दे दें और साथ में ए दे दें, तो बाकी सब नहीं निकाल सकते हैं, सब एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, करेक्ट है ना, यही तो आएगा। अरे कन्वर्सन ऑफ वन कॉन्सेंट्रेशन इनटू, हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं कन्वर्सन ऑफ वन कॉन्सेंट्रेशन इनटू अदर। तो कन्वर्स, ये तो कॉमन सेंस की बात है, कन्वर्सन ऑफ वन कॉन्सेंट्रेशन इनटू अदर, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन पता है, और कॉन्सेंट्रेशन पता है मतलब शरबत बना हुआ है, राइट, सॉल्यूशन बना हुआ है, मतलब मेरा सॉल्यूशन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। तो
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए गिवन सॉल्यूशन डज नॉट डिपेंड क्वांटिटी और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो आप कुछ भी मानकर प्रॉब्लम को स्टार्ट कर सकते हैं, बट जो भी मानिएगा उसी सीक्वेंस को मेंटेन करते हुए लास्ट तक जाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पहले मान लिया 1 kg बाद में 2 kg ले रहे हैं, तब आपका आंसर गलत आ जाएगा। करेक्ट है ना? ओके, नोट डाउन कर लीजिए। अब लिखिए लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। आरसी मुखर्जी तो सबके पास है। उसमें एक चैप्टर ही पूरा कंप्लीट चैप्टर इस कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है टाइट्रेशन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, राइट। तो आपको टाइट्रेशन बाद में पढ़ाऊंगा, अभी बस उतना ही चाहिए जितना मुझे मोल कॉन्सेप्ट के लिए चाहिए, ठीक है। बाद में हम लोग एक चैप्टर का हेडिंग बनाएंगे इक्विवेलेंट वेट एंड वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, करेक्ट। बट तो सर यहाँ पे इसको पढ़ाने का रिक्वायरमेंट, तो यहाँ पे मुझे कुछ दूसरे चैप्टर में थोड़ा थोड़ा इसका लगेगा, रिक्वायरमेंट होगा, तो उतना के लिए अभी देख लेते हैं। बाद में हम लोग इसको कंप्लीट एक अलग चैप्टर मानकर पढ़ेंगे, ठीक है ना। बट एनसीईआरटी में कोई वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का चैप्टर है नहीं। एनसीईआरटी में तो बहुत सारा चैप्टर नहीं है। मोल कॉन्सेप्ट पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट, राइट। उसके बाद आरसीएम का सीक्वेंस बोल रहा हूँ, आरसी मुखर्जी का। सेकंड क्या, स्टोइचियोमेट्री। उसके बाद मॉलिकुलर वेट, एटॉमिक वेट, इज इट राइट। उसके बाद एम्पेरिकल मॉलिकुलर फार्मूला, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ऐसे सीक्वेंस। इतना है मोल कॉन्सेप्ट, समझे। और नॉर्मलिटी मोलरिटी तो एनसीईआरटी में एक पेज में दिया हुआ है, और शायद नॉर्मलिटी है भी नहीं है, थोड़ा सा एक पैराग्राफ, तो उतना से काम चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। नॉमेनक्लेचर कहीं मिला है चैप्टर? नहीं मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे जिस तरीके से गाइड कर रहे हैं एकदम ध्यान से वैसे ही सीक्वेंस में मेंटेन करना है। बड़ा उल्टा पुल्टा सीक्वेंस है भाई। वेक्टर बाद में है और रेस एंड मोशन पहले है। अभी तो इतना तो आपको नॉलेज हो गया कि आप पता कर सकते हैं कि सीक्वेंस क्या होना चाहिए, राइट। मैथ में कैलकुलस 12th में है और यूज 11th में है। मैक्सिमम यूज कहाँ पे होता है? 11th क्लास में। मतलब एक कुछ ऐसा है कि खाना पहले खा लिए, अब बनाने का तरीका बाद में जान रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। तो वो ठीक है, उसको एज ए रेफरेंस मानिए। मैं उसका एनसीईआरटी इतना आज के डेट में फेमस है, बट एक सीक्रेट बता रहा हूँ। मैं 2010 के बाद पहला बार नाम सुना एनसीईआरटी क्या है, जब यहाँ पढ़ाना स्टार्ट किया कोचिंग में, कैटली जब ओपन किया। तो सर आप अपने टाइम पे, तो हम लोग के टाइम पे सेवा बोर्ड मतलब बिहार बोर्ड रहता था, राइट। तो स्टेट का बोर्ड अलग, बुक अलग चलती थी। अब हो गया ना दोनों का एनसीईआरटी, पहले अलग था। अब भाई स्टेट बोर्ड का कमाल का था कंटेंट। अभी सारे बच्चों को मैं बोलता हूँ लेकिन कोई बात मानते नहीं हैं। आपके जो भी सिबलिंग होंगे जो सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं, उनको एक अपने तरफ से हेल्प कर दीजिएगा कि एडवांस मैथ बनाना 9th और 10th का, लाइफ टाइम आपको दुआ देंगे। जैसे ही 11th में जाएंगे और वेक्टर में साइन 2a आएगा तो 2 sin a cos से यूज करता हूँ, सब कुछ वहाँ पे सीख के आ जाएंगे। डिस्टेंस फार्मूला, तो स्लोप क्या होता है। बट सीबीएसई में ये सब नहीं है, तो वहाँ से ही तो बिक कर दिया गया मैथ, इसलिए नहीं भी सिलेबस में है। देखिए सिर्फ मार्क्स लाने के लिए बोर्ड में या स्कूल में नहीं पढ़ना चाहिए, नॉलेज भी कुछ चीज़ होती है, राइट। तो समटाइम्स नॉलेज के लिए भी कुछ पढ़ना है। और अगर कोई आपको नहीं बताया है, आपको पता है कि एचसी वर्मा 9th और 10th के लिए भी आती है, अब पता हो गया। तो अगर आप पता हो गया तो अपने सिबलिंग को बता दीजिएगा कि 9th में भी एचसी वर्मा का बुक खरीद कर रखो, थोड़ा तो ज़्यादा समझ में आएगा। इसलिए बहुत सारा चीज़ है, मतलब जो जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि फर्स्ट टाइम में, ओके फर्स्ट टाइम में इसका रैंक 10 आ गया आईआईटी में,
फर्स्ट टाइम में टॉप कर गया, भाई उसका तैयारी 8th क्लास से स्टार्ट हो गया है। तो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए बच्चे सबसे ज़्यादा बात किसका मानते हैं, स्कूल टीचर का, स्कूल के टीचर नहीं, जो भी टीचर उनको पढ़ाते रहते हैं। तो मैं जैसे आपको गाइड करूँगा, आप मेरे पास आ गए मेरे भरोसे, राइट। तो मैं हो गया इंजन, आप लोग हो गया डब्बा। तो मैं जैसे चलूँगा वैसे ही तो आपको चलना पड़ेगा। और मैं ही अगर ट्रैक पे नहीं हूँ, मेरा ही लो कॉन्फिडेंस है, मैं अच्छी बार उठा रहा हूँ और मेरा ही हिम्मत नहीं कर रहा, बनेगा नहीं बनेगा, ले तो भाई बच्चे तो और भी लो कॉन्फिडेंस पे आएगा। और मैं आया, हाँ जी कहाँ से कौन कौन बना, मैं तो ऐसे एकदम बिल्कुल ऐसे ब्लाइंडली आता हूँ, कौन कौन सा प्रॉब्लम है एचसी वर्मा का, ओके, कोई प्रिपरेशन नहीं सर, ये है, एक लाइन से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपने आप को उतना प्रिपेयर करके पोडियम पे आ रहा हूँ। क्वेश्चन बैंक में कौन सा प्रॉब्लम है, ये थोड़ा कि सारा प्रॉब्लम मैं एकदम रट के आऊँगा, काम चलेगा। पूरे वीक में मेरा पैरेलली कम से कम तो मोर देन 15 चैप्टर चलते रहता है। फिजिक्स का केमिस्ट्री दोनों पढ़ाते हैं ना, और 3 4 बैच है अलग अलग, किसी में कुछ चल रहा है तो एट ए टाइम पूरा केमिस्ट्री का चैप्टर चलते रहता है। इस चैप्टर में मोल कॉन्सेप्ट चल रहा है, दूसरे में सॉलिड स्टेट चल रहा है, तीसरे में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है, फोर्थ में नॉमेनक्लेचर चल रहा है, कहीं रेजोनेंस चल रहा है, कहीं केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है, कहीं रेस एंड मोशन चल रहा है ना, कहीं पे करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, कहीं पे वेव चल रहा है, कहीं पे मॉडर्न फिजिक्स चल रहा है। इसका मतलब है कि मुझे प्रिपेयर होना पड़ेगा, और ऑब्वियसली प्रिपेयर हैं। तो प्रिपेयर नहीं रहेंगे तो पढ़ने का टाइम है नहीं कि बैठ के पढ़ते रहेंगे उसके बाद आएंगे। तो सारा कुछ ट्रांसपेरेंट क्लियर कॉन्सेप्ट होना पड़ेगा, बिकॉज ये बहुत ऑनेस्ट जगह है। यहाँ पे आके आपको एक्टिंग करना है, एक्ट करना है, राइट। टीचिंग क्या है, वही है ना, टफ चीज़ों को देखते हैं। बहुत सारा ऐसा चीज़ लेमन लैंग्वेज में बताता हूँ, आम आदमी के भाषा में, दैट्स वाई कि आप तक डायरेक्ट पहुँच सके। ऐसा नहीं कि आईआईटी के लेवल पे डायरेक्ट आए, ओके तुमको ये भी नहीं आता है आते ही डाउन देना स्टार्ट कर देंगे, राइट। पहला ही क्लास में रोटेशन का। तो भाई बच्चे हैं, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपना लेवल को कम करना पड़ेगा, आपके लेवल में जाना पड़ेगा, राइट। और तब आपके साथ आना पड़ेगा। अब उसमें आप नहीं सर मैं आपके साथ नहीं दौड़ूंगा, मैं पीछे रहूँगा। मतलब मेरा एक क्लास है तो घर पे उसको, अगर 1.5 आवर क्लास है तो घर पे आप उसमें मेहनत कीजिए। क्लास में बोर्ड पे लिया हुआ प्रॉब्लम को घर में रफ पे कम से कम एटलीस्ट 1 टाइम बनाइए। और नहीं ट्रस्ट है तो मैं कभी आइएगा तो मैं दिखाऊंगा कि मैं सच में खुद के लिए ऐसा किया हूँ। फिर ऑफिस में देखिएगा तो सारा नोट्स अभी का नहीं बनाया हुआ है, 2 का और 5 का दोबारा घर पे जाकर लिखा हुआ है, प्रॉपर एकदम लाइन ड्रॉ करके सही से डायग्राम बनाकर। तो सर इट्स टाइम टेकन, ओके, बट वो जो काम कर रहे थे टाइम टेकन था तो कितना हाई कॉन्सेंट्रेशन रहा होगा मेरे लिखने के टाइम पे। तो एक बार मेरे टीचर बोर्ड पे बनाए, मान तो कोई 1 करोड़ का प्रॉब्लम बना दिया, राइट। उसी प्रॉब्लम का दोबारा एकदम अच्छे राइटिंग में बना रहा हूँ, तो लिखने के टाइम पे, पढ़ने के टाइम पे आपका दिमाग KFC में जा सकता है, लिखने के टाइम पे नहीं जा सकता है, क्योंकि लाइन ऊपर नीचे हो जाएगा, राइट। मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन हो गया। बट आप लोग का लाइफ इतना हेक्टिक है, स्कूलिंग भी है, फिर हर 2 महीना पे टेस्ट आ जाता है, राइट। और स्कूल का एग्ज़ाम आ गया तो कहानी ख़त्म। क्लास मत छोड़िएगा नेक्स्ट टाइम से, नहीं तो बहुत लॉस हो जाएगा। बड़ा चीज़ पाने के लिए थोड़ा थोड़ा कहीं पे मैनेज करना पड़ता है, तो यू हैव टू मैनेज। 4 मार्क्स कम आएगा स्कूल के एग्जाम में, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट नीट निकल जाएगा तो सारा कंपनसेट हो जाएगा। और 12th बोर्ड का मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। 12th बोर्ड करना है ना, 11th में बोर्ड है, देन इतना क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट। और ना ही 11th का कहीं पे आपको सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, मांगा जाएगा। मेडिकल कॉलेज या IIT में या NIT में 10th का सर्टिफिकेट मांगा जाता है, 12th का, 11th का नहीं मांगा जाता है, और ना ही 8th का, ठीक है। तो 10th तो हो गया बिना एग्ज़ाम दे हुए, तब 12th का तैयारी करेंगे, राइट। मतलब बहुत लक्की, आप लक्की नहीं कह सकते हैं, तो ऐसा कोरोना का टाइम था, ऐसे मजाक कर रहा हूँ। ओबियसली जो भी मार्क्स आया है तो कहीं ना कहीं एक मन में सेटिस्फेक्शन नहीं है। मन में सेटिस्फेक्शन कब होगा, जब मेहनत करते, एग्ज़ाम देख रहे आते, राइट, तो लगता कि मेरा ये मार्क्स है। जैसे आज आप कैटलिस्ट में ऑफलाइन आकर टेस्ट दिए हैं, अब ये मार्क्स जो आएगा तो उस पर आपका राइट रहेगा, नहीं मैंने एग्ज़ाम दिया सर, मेरा ये अपना मार्क्स है, राइट। ओके, ये है बैलेंस्ड। क्या है, बैलेंस्ड। और 2, 3, 4, 5 इसको क्या बोलते हैं,
ओके एवरीवन, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या बताता है? एक मिनट, रिएक्शन होने का तरीका अकॉर्डिंग टू व्हाट? स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट इंडिकेट वे ऑफ अकरिंग द रिएक्शन अकॉर्डिंग टू व्हाट? मोल। इसका मतलब अगर ये बैलेंस है तो विदाउट बैलेंस सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? POSC विदाउट बैलेंसिंग भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बाय अप्लाइंग व्हाट? प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, याद है ना? ओके, तो इसका मतलब है कि A का 2 मोल से मोल के अकॉर्डिंग अगर आप बात करते हैं तो रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। तो इसका A का 2 मोल B का कितना मोल से रिएक्ट करेगा? 3 मोल से। बट एक ऐसा भी चीज़ है जिसमें A का 1 B का ऑलवेज 1 से रिएक्ट करेगा, वाट एवर द वैल्यू ऑफ स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, और वो है इक्विवेलेंट। क्या है? इसका मतलब है कि A का 1 इक्विवेलेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस ऑफ ए गिवन रिएक्शन, राइट? यहाँ पे ओनली 1 रिएक्शन दिया हुआ है, मोर देन 1 दिया हुआ है, या 1 रिएक्शन? समटाइम्स मोर देन 1 रिएक्शन भी रहेगा, सीरीज रिएक्शन, राइट? बट फॉर ए गिवन रिएक्शन 1 इक्विवेलेंट ऑफ A ऑलवेज रिएक्ट विथ 1 इक्विवेलेंट ऑफ B। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं ना? तो 1 इक्विवेलेंट ऑफ A, मैं लिखवाऊंगा, रुकिए। 1 इक्विवेलेंट ऑफ A ऑलवेज रिएक्ट विथ 1 इक्विवेलेंट ऑफ B एंड गिव्स 1 इक्विवेलेंट ऑफ C एंड 1 इक्विवेलेंट ऑफ। ओके, तो इसका मतलब इसका एक से रिएक्ट करेगा, और इसका क्या देगा? 1, और इसका कितना देगा? 1 देगा। तो वहाँ पे स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट का कोई रोल रहा? इसका मतलब समझ रहे हैं? तो अगर इसका अगर 5 इक्विवेलेंट है, कितना? अगर आपसे पूछेंगे फॉर कंप्लीट रिएक्शन इफ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ A इक्वल टू 5, देन हाउ मेनी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ B रिक्वायर्ड? 5, एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ C प्रोड्यूस? 5। इसका मतलब हो गया कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ A मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ B फॉर कंप्लीट रिएक्शन, राइट? प्रोड्यूस सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ C इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ D। मतलब 5 है तो इसके लिए 5 चाहिए, इसका भी 5 मिलेगा, इसका भी क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। देन यहाँ इसका मतलब है कि सर तब तो इसका मतलब है स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट का कोई रोल यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब है इस मेथड से प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कौन सा मेथड से? लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस से। रिएक्शन बैलेंस हो या अनबैलेंस हो, कोई फर्क पड़ेगा? जब 1 से 1 करना है तो समझ गए? तो लिखिए, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस स्टेट दैट, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस state that 1 equivalent of any reactant, 1 equivalent of any reactant always react with 1 equivalent of other reactant, always react with 1 equivalent of other reactant and produce 1 equivalent of each product and produce 1 equivalent of each product। इट मीन्स अगर इस एग्जाम्पल का रेफरेंस लिया जाए तो क्या यहां बोल सकते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, यहां देखना है number of equivalent of A must be equal to what? Number of equivalent of B must be equal to number of equivalent of C must be equal to what? Number of equivalent of D। अब एक मिनट, ये जो मैं बोल रहा हूँ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ A और इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ B, ए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट टेकन है या कंज्यूम्ड? टेकन, मतलब जितना रिएक्ट नॉट टेक, सॉरी नॉट टेकन। ऐसा भी तो होता है इसका 10 इक्विवेलेंट लिए, यहाँ देखिएगा इसका 10 इक्विवेलेंट और इसका 8 इक्विवेलेंट लिए हैं, तो ये स्टेटमेंट में कौन सा पुट करना है? दिस, ये जो मैंने बोला लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, ये किसके लिए? जो अमाउंट आप ले रहे हैं उसके लिए, या अमाउंट रिएक्ट किया उसके लिए?
जो अमाउंट रिएक्ट किया और जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ उसके लिए मैंने दिया है, टेकन के लिए नहीं। करेक्ट? दिस इज फॉर व्हाट? ये है मेरा रिएक्टेंट, राइट? तो एक किसके लिए, टेकन के लिए है या रिएक्ट के लिए है? कंज्यूम के लिए, नॉट टेकन, राइट? करेक्ट है ना? इसका मतलब आपको ये लिखना चाहिए था सही से, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ए, टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ए रिएक्ट ऑलवेज इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बी, और मस्ट बी इक्वल टू प्रोड्यूस नंबर ऑफ सेम इक्विवेलेंट ऑफ सी एंड डी, नॉट टेकन, इट इज कंज्यूम्ड, राइट? ये रिएक्शन होने का तरीका मैं बता रहा हूँ, आप कितना ले रहे हैं उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है। रिएक्शन कैसे होगा? तो इसका वन इक्विवेलेंट ऑलवेज रिएक्ट विथ व्हाट? वन इक्विवेलेंट ऑलवेज रिएक्ट विथ वन इक्विवेलेंट ऑफ वी। एक और पॉइंट लिखिए, फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम by law of chemical equivalence, for solving the problem by law of chemical equivalence, reaction should be balanced or unbalanced, doesn't matter. For solving the problem by law of chemical equivalence, reaction is balanced or unbalanced, doesn't matter. क्यों मैंने ऐसा बात बोला कि doesn't matter? क्यों सर, कोफिशिएंट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, राइट? इसका 2 है 3 है तो इससे मुझे मतलब ही नहीं है, इसका क्या रहेगा, कुछ भी कोफिशिएंट रहेगा, बट करना क्या है, इसका वन इक्विवेलेंट ऑलवेज रिएक्ट विथ वन इक्विवेलेंट। दैट्स व्हाई रिएक्शन अगर आपका बैलेंस है या अनबैलेंस है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस सॉल्व करते हैं तो इसका कोफिशिएंट का कोई मतलब नहीं है, ठीक है? बट कोफिशिएंट का मतलब कहाँ पे हो जाएगा? जहाँ पे आप मोल मेथड से, कौन सा मेथड से? मोल मेथड से। इज इट राइट? बोलिए, व्हाट द मीनिंग ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट? लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब है जो 100% कंज्यूम हो जाए। अगर 2 रिएक्टेंट है ए और बी, एंड एट द एंड ऑफ रिएक्शन अगर ए 100% कंज्यूम हो गया और बी बचा हुआ रह गया, मतलब ये क्या था? अब पूरे रिएक्शन को कंट्रोल कौन करता है? इसका मतलब प्रोडक्ट भी किसके अकॉर्डिंग बनता है और अदर रिएक्टेंट भी किसके अकॉर्डिंग कंज्यूम होगा? लिमिटिंग। इसका मतलब पूरा रिएक्शन का कंट्रोल किसके हाथ में रहता है? और लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का 2 तरीका था, याद है? एक मोल मेथड था, एक इक्विवेलेंट मेथड। अभी हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? लिखिए, लिमिटिंग रिएजेंट अकॉर्डिंग टू इक्विवेलेंट मेथड। अभी तो बहुत आसान है, यहाँ देखिए, मतलब हाउ कैन वी फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट, उसके लिए 2 तरीका था, एक मोल मेथड और एक इक्विवेलेंट मेथड, राइट? इसी एग्जांपल से लेते हैं। यहाँ देखना है, आप खुद आंसर दे दीजिएगा, इसमें मेरा रिक्वायरमेंट ही नहीं होगा, ये बहुत आसान है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट टेकन, इसका 10 है और इसका 12 है। कितना है? बोलिए, विच वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट? वेरी, कैसे? लेकिन मोल मेथड में प्रोडक्ट साइड में जाकर डिसाइड करते थे, राइट? बट यहाँ पे बहुत आसान हो गया सर, इसका 1 से, राइट? तो इसका 10 इसका 10 से, इसका मतलब इसका बचा हुआ रह जाएगा, कितना इक्विवेलेंट? इसका मतलब ये एक्सेस और ये, इसका मतलब है कि बाय लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस या बाय लॉ ऑफ इक्विवेलेंट, जिस रिएक्टेंट का सबसे कम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रहेगा, क्या रहेगा? 1 से 1 करेगा ना, तो जिसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सबसे कम रहेगा, लिस्ट रहेगा, वही मेरा क्या रहेगा? लिमिटिंग रिएजेंट। यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में जाने का रिक्वायरमेंट है या यहाँ पे ही डिसाइड हो जाएगा? तो इस जो मैंने लिया कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट टेकन इक्वल टू 10, तो दिस वन इज व्हाट? लिमिटिंग रिएजेंट। तो जब रिएक्शन खत्म होगा, ओवर होगा, तो बोलिए ए का कितना बचेगा? फर्स्ट 0। अब बी का कितना खर्च हो जाएगा? 10, तो बचेगा कितना? 2। और सी का कितना बनेगा? इसका ए है लिमिटिंग है ना, तो अब ए डिसाइड करेगा, तो इसका कितना खर्च हुआ, कितना इक्विवेलेंट? 10। तो इसका भी कितना खर्च होगा? 10। इसका कितना बनेगा? 10। और इसका भी कितना बनेगा? समझ में आ गया?
देखिए तो मैंने सही लिखा, दैट रिएक्टेंट इज द लिमिटिंग रिएजेंट विच हैज मोस्ट या लिस्ट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, राइट। इसका मतलब इसमें प्रोडक्ट साइड में जाने का रिक्वायरमेंट नहीं है। बट मोल मेथड में मैंने क्या बोला था कि वैसा रिएक्टेंट, और मोल मेथड से लिमिटिंग निकालने के लिए रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड, बट इस मेथड में बैलेंसिंग का रिक्वायरमेंट है कि आपको इसका यहाँ पर रिक्वायरमेंट हुआ नहीं हुआ, करेक्ट है। इसको हटाएं। फिर से एक बार यहां देखिए, n इक्वल टू क्या होता है, बोलिए बोलिए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ व्हाट, सॉल्यूट, और डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना होगा, n इंटू v, इज इट राइट, ठीक है ना एवरीवन। तो n इंटू वी प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मेलिटी एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब यहाँ देखिएगा, वॉल्यूम अगर आप लीटर में लेते हैं तो क्या मिलेगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, क्या मिलेगा। बट वॉल्यूम अगर ml में लेंगे तब क्या मिलेगा, वेरी गुड, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट, राइट। इसका मतलब है कि सर यहाँ पे n इंटू वी क्या इंडिकेट करेगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, कब, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सिर्फ बोलेंगे या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इन वी लीटर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इन वी लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और क्या इसको ए पढ़ सकते हैं, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। लेकिन मिली इक्विवेलेंट अगर आप निकालना चाहते हैं तो वॉल्यूम को किस में, ml में, इन भी ml ऑफ सॉल्यूशन, करेक्ट है ना। समटाइम्स हुआ क्या कि आपको नॉर्मेलिटी दिया रहेगा अब वॉल्यूम 100 ml, तो हो सकता है जल्दीबाजी में n इंटू वी कर दीजिए। तो अगर 100 ml में ले लेंगे तो उस टाइम पे आपको इक्विवेलेंट मिलेगा या मिली इक्विवेलेंट, मिली इक्विवेलेंट मिलेगा, राइट। व्हाट द मीनिंग ऑफ डाइल्यूशन, एक जनरल जो थीम है डाइल्यूशन का मतलब क्या, सॉल्वेंट मिलाना। डाइल्यूशन का मतलब क्या, जनरल जो थीम है, जैसे हम लोग बोलते हैं, मान लेते हैं कुछ पेंट लाए मार्केट से परचेज करके पेंट करने के लिए, तो उसमें हम लोग थिनर मिलाते हैं, जानते हैं कि नहीं जानते, थिनर, राइट। नाम ही है थिनर भाई, मतलब क्या करना, पतला करना, राइट। इसका मतलब डाइल्यूट करना, किनके पास नहीं है। नेक्स्ट क्लास में लेकर आइएगा इसको, एक क्लास असाइनमेंट है, ठीक है। और यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पे वॉल्यूम कितना है, v लीटर, और नॉर्मेलिटी कितना है, n1। और यहाँ पे हम लोग क्या मिला रहे हैं, सॉल्वेंट। इफ सॉल्वेंट इज नॉट मेंशन तो वाटर पकड़ लेते हैं,
और यहाँ पे वॉल्यूम हो गया V2, अब तब इसका पूछा जाएगा नॉर्मलिटी N2 क्या हो, कैसे निकालिएगा। आपने मिलाया क्या, सॉल्यूट मिलाया एक्स्ट्रा या सॉल्वेंट, तो क्या सॉल्यूट का अमाउंट चेंज हुआ? इसका मतलब बिफोर डाइल्यूशन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट एंड आफ्टर डाइल्यूशन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? वेरी गुड। तो क्या ये बोल सकते हैं नंबर ऑफ, आप सॉल्वेंट मिला रहे हैं ना, सॉल्यूट तो मिलाए नहीं है, इसका मतलब सॉल्वेंट का अमाउंट, सॉल्यूट का अमाउंट चेंज रहेगा, सॉल्यूट का मोल या मास या इक्विवेलेंट सब क्या रहेगा, सेम रहेगा, बट कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं रहेगा, राइट। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसका, सॉल्यूट का, बिफोर डाइल्यूशन मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आफ्टर डाइल्यूशन, करेक्ट ना। और क्या इसके लिए ऐसे लिख सकते हैं N1V1, इज इट राइट, N1V1 मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, N2V2, समझ गए। तो N1 पता रहेगा, V1 पता रहेगा और V2 पता रहेगा, क्या यहाँ से N2 निकाल लेंगे? ओके, N2 क्या रहेगा, नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन, नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन, इज इट राइट। ओके, ऐसा ही एक थीम चला था M1V1 इक्वल टू व्हाट, M2V2, बट वहाँ पे हम लोग इस टाइप का भी सिचुएशन डील किए हैं, मिक्सचर ऑफ टू नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, राइट। तो वहाँ पे भी इट इस काइंड ऑफ क्या बन गया था, डाइल्यूशन का जैसा ही बन गया था, HCl को H2SO4 में मिलाए थे, इज इट राइट। अब हेडिंग बनाइएगा। उसके पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट। देखिए, तो यहाँ पे मेरा रिएक्शन बैलेंस है, बैलेंस नहीं है, राइट। और लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस से प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या बैलेंस करने का रिक्वायरमेंट है? नहीं है। ओके, सपोज कीजिए कि इसका नॉर्मलिटी मैंने दे दिया 2N, कितना, और इसका वॉल्यूम लिए हैं 3 लीटर, और इसका नॉर्मलिटी है 1.5N। लिखिए, what is the volume of H2SO4 required, what is the volume of H2SO4 required for complete neutralization, what is the volume of H2SO4 required for complete neutralization, ठीक है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, आफ्टर द रिएक्शन सॉल्यूशन में ना ही एसिड बचे ना ही बेस बचे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका मतलब है कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है कि वहाँ पे एसिड और बेस में किसी को भी लिमिटिंग नहीं होना पड़ेगा, दोनों एक साथ कंज्यूम होगा, इज इट राइट। ओके, बट यहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है, उसमें क्या मैं मोलरिटी दिया है या नॉर्मलिटी। अभी सर अब देखिए, इस क्वेश्चन को आप मोल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट, बट इट इज़ नॉट कंपलसरी कि ऑलवेज मोल मेथड सॉल्व करेंगे। बहुत सारा ऐसा जगह रहेगा जहाँ पे बैलेंस आपसे नहीं होते रहेगा, तो उसके लिए तो ये बहुत अच्छा मेथड है। ओके, तो फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन क्या ये आप बोल सकते हैं इसका 1 इक्विवेलेंट इसका 1 इक्विवेलेंट से रिएक्ट करेगा? क्या 1 इक्विवेलेंट से 1 इक्विवेलेंट बोलने के लिए क्या स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रिक्वायरमेंट है? नहीं है। इसका मतलब for complete neutralization
number of equivalent of acid must be equal to what? Number of equivalent of, हाँ या ना? Number of equivalent of acid must be equal to what? Number of equivalent of base. Is it right? बट क्या मोल मेथड से सॉल्व करने के लिए क्या हम लोग ये बोलते थे नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिड मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस, या इट डिपेंड्स ऑन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट? इट डिपेंड्स ऑन व्हाट? स्टोइचियोमेट्रिक. ओके, तो यहाँ पे क्या हम लोग बोल सकते हैं N2V2 ऑफ एसिड. इट राइट? N2V2, N इंटू वी क्या देगा? N2 इंटू V2 क्या देगा? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड. राइट? क्या मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? N1V1 ऑफ बेस. करेक्ट है ना? और आपको N1 और V1 और N2 पता है, क्या यहाँ से V2 निकल जाएगा? निकाल लीजिए. कितना आंसर आया? तो यहाँ से V2 इक्वल टू कितना आ गया? 4 लीटर. 4 लीटर. यहाँ देखिए, इस पर शायद पहले बात किया होगा. राइट? कि फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन M1V1 ऑफ एसिड M1V1 ऑफ बेस के बराबर हो भी सकता और बजाय, क्योंकि यहाँ पे क्या देता है? मोल. इट गिव्स व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड. और ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ. तो फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिड नंबर ऑफ मोल ऑफ बेस के बराबर हो भी सकता और बजाय. जहाँ पे एसिड और बेस का कोफिशिएंट का रेशियो 1:1 रहेगा, क्या रहेगा? तो वहाँ पे इक्वल दिखाएगा, और जहाँ पे नहीं रहेगा वहाँ पे इक्वल नहीं रहेगा. तो M1V1 ऑफ एसिड M1V2 ऑफ M2V2 ऑफ बेस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. बट व्हाट अबाउट N1V1? ऑलवेज होगा. N1V1 ऑफ एसिड ऑलवेज इक्वल टू व्हाट? N2V2 ऑफ बेस. ऑलवेज. फॉर व्हाट? बजा सर, यही तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस है. नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? अगर एसिड का 10 इक्विवेलेंट है तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए बेस का भी कितना होना पड़ेगा? 10 होना पड़ेगा. तो ए ऑलवेज वैलिड रहेगा. बट ए हो भी सकता और, बिकॉज ए वैल्यू यहाँ पे क्या है? मोल. और मोल मेथड से अगर सॉल्व कर रहे हैं, मोल को रेफरेंस लेकर सॉल्व कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या लगेगा? स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट. करेक्ट? सबको समझ में आ गया है? तो अगर आपसे कोई पूछेगा आज के बाद कि इस मेथड में N1V1 ऑफ एसिड फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन N1V1 ऑफ एसिड ऑलवेज इक्वल टू N2V2 ऑफ बेस, ये होता है बट ये नहीं होता है. एक्सप्लेन. ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. तो क्या बोलिएगा? बोलना है कि इसका मतलब है कि मोल के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं. अब मोल के अकॉर्डिंग सॉल्व करने के लिए रिएक्शन शुड बी बैलेंस, और वहाँ पे किस पे डिपेंड करता है? मोल के अकॉर्डिंग अगर सॉल्व करते हैं तो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग मुझे न्यूट्री मेथड लगाना पड़ेगा. राइट? बट यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ भी हो, उससे मतलब ही नहीं है. 1 इक्विवेलेंट से 1 इक्विवेलेंट से 1 इक्विवेलेंट 1 इक्विवेलेंट. इज राइट? ओके एवरीवन. तो शायद नेक्स्ट क्लास मोस्ट लाइकली, अगर वहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ तो 2 क्लास और, या मुझे तो जहाँ तक उम्मीद है कि नेक्स्ट क्लास ही आपका लास्ट क्लास हो जाएगा मोल कॉन्सेप्ट का. ठीक है? बट नेक्स्ट क्लास का मतलब ये नहीं कि इक्विवेलेंट वेट और टाइट्रेशन खत्म किया हूँ, तो वहाँ पे मैं नोट करवा दूंगा. दैट्स वाई कि आपको पजल नहीं होगा. अच्छा सर ने तो टाइट्रेशन पढ़ाया नहीं है, वो बाद में पढ़ेंगे क्लास 12th में जाकर, अभी नहीं. ठीक है? जब हम लोग क्लास 12th में पहुँचेंगे तब. आज के लिए इतना है. एक मिनट रुकिए. तो क्या